हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के तत्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। अनुपात को उद्देश्यों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रथम जो भाग है वह है तरलता अनुपात का। तरलता अनुपात को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि तरलता क्या होता है। तरलता से तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान की योग्यता से है। मायो के अनुसार तरलता से अभिप्राय संपत्तियों के नकद में परिवर्तित करने की सुगमता से है। यदि संस्था तरल होगी तो अपने चालू दायित्वों के देय होने पर तुरंत उनका भुगतान कर सकती है। अतः तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्व के भुगतान की योग्यता को मापते हैं। अगर आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें 1 साल के भीतर आप नकद में परिवर्तित कर सकते हो, वे सारी संपत्तियाँ तरल संपत्तियां होती हैं, और इन्हीं संपत्तियों को चालू संपत्तियां भी कहा जाता है। अब चालू दायित्व या तरल दायित्व कौन से होंगे? वे दायित्व जिनका भुगतान आपको 1 साल के अंदर करना है। तरलता अनुपात संस्था में केवल अल्पकालीन लेनदारों के लिए ही उपयोगी नहीं होते हैं जो अपने ऋण या भुगतान की प्राप्ति में रुचि रखते हैं, बल्कि संस्था के प्रबंध के लिए भी उपयोगी होते हैं जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अनुपातों को तरलता अनुपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी की चालू संपत्तियों की तरलता या मौद्रिकता की मात्रा का संकेत देते हैं। संस्था की तरलता परीक्षण के लिए प्रमुखतः 3 अनुपातों की गणना की जाती है। फर्स्ट है चालू अनुपात, सेकंड है तरल अनुपात और थर्ड है पूर्ण तरलता अनुपात। चालू अनुपात क्या होता है? चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। अगर सूत्र रूप में कहें तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि करंट एसेट्स में आप करंट लाइबिलिटीज़ का भाग दे देते हो तो चालू अनुपात आ जाता है। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में संकेत देता है, जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का एक माप है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऐसी संपत्तियां जो आने वाली लेखा अवधि या वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तित हो जाएगी, चालू संपत्तियां कहलाती है। जैसे कि आपको बताया था, चालू संपत्तियां जो 1 वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तित हो जाए, और ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाली लेखा अवधि या वर्ष के दौरान करना होता है, चालू दायित्व कहलाते हैं। अतः चालू संपत्तियों व चालू दायित्व के अनुपात की गणना करके कंपनी के अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का अध्ययन किया जा सकता है। गणना सूत्र चालू संपत्तियों व चालू दायित्व के अनुपात को चालू अनुपात कहते हैं, जिसे सूत्र रूप में इस प्रकार दर्शाया गया है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सामान्यतः माना जाता है कि चालू अनुपात का आदर्श प्रमाप 2:1 है। इसका मतलब ये है कि चालू दायित्व अगर 1 है तो चालू संपत्तियां उसकी दुगनी होनी चाहिए। अगर ऐसा अनुपात किसी भी कंपनी का आता है तो वो आदर्श स्थिति मानी जाती है कि संस्था की जितने भी चालू दायित्व हैं उसको चुकाने के लिए संस्था के पास दुगनी मात्रा में चालू संपत्तियां हैं। अब देखते हैं कि चालू संपत्तियों में किसे शामिल किया जाता है, किन किन संपत्तियों को। फर्स्ट है रोकड़, नेक्स्ट बैंक शेष, प्राप्य विपत्र, देनदार, स्कंद, अल्पकालीन विनियोग या विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम भुगतान, उपार्जित आय, सार्वजनिक निकायों के पास रखी जमाएं, अन्य राशि जो वर्ष में प्राप्त होने वाली है। ये सभी चालू संपत्ति में आती है। चालू दायित्व में हम शामिल करते हैं देय विपत्र को, लेनदार, अल्पकालीन ऋण, बैंक अधिविकर्ष यदि वर्ष में चुकाना है तो, अदत्त व्यय, कर आयोजन, न मांगा गया लाभांश, घोषित लाभांश, ग्राहकों से अग्रिम, डीलरों से जमाएं, दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय किश्त। अभी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि सूत्र क्या था करंट रेशियो का, कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनको एक जगह करके उनका टोटल करना है, और जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको एक जगह करके उनका टोटल करना है। फिर करंट एसेट्स को ऊपर रख के उसमें करंट लाइबिलिटीज़ का भाग देना है। जैसे कि सन्ड्री डेटर्स, ये करंट एसेट्स का पार्ट्स हैं तो 35,000 का ये आ गया। बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटीज़ हैं। इन्वेंट्रीज भी एसेट्स है तो 35 प्लस 20,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज़ का पार्ट है तो ये नीचे चला गया। 25,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स, और बिल्स पेएबल 15,000। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स है तो इसको करंट एसेट्स वाली लाइन में जोड़ देंगे। डिबेंचर,
ये ना तो करंट एसेट्स है ना ही करंट लाइबिलिटीज़, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अक्यूर्ड इनकम। अक्यूर्ड इनकम चालू संपत्ति में शामिल होती है, तो इसको भी 35,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होता है, तो उसको करंट लाइबिलिटीज़ वाली साइड में जोड़ दिया जाएगा। अब जितनी भी करंट एसेट्स थी उनका टोटल आ रहा है 80,000 रुपये और करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 50,000 रुपये। अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। 80,000 में आप 50,000 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा आंसर 1.6:1, यानी कि अगर दायित्व 1 गुना है तो उसकी तुलना में चालू संपत्तियाँ कितनी है 1.6। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न स्थिति विवरण से फर्म का चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। चालू अनुपात का पहले सूत्र लिख लीजिए आप लोग, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आंसर सिर्फ इतना ही है। करंट एसेट्स आप कैसे निकाल रहे हो, करंट लाइबिलिटीज़ आप कैसे निकालते हो, ये वर्किंग नोट्स में आता है। अब यहाँ देखते हैं कि करंट एसेट्स कितनी है। करंट एसेट्स को एसेट्स वाले पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, जिसको आपको शामिल करना ही नहीं है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स, इसमें है इन्वेंट्री 50,000 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,00,000 रुपये। इसमें क्या क्या शामिल है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो कैश के समान है। कैश है 30,000 और बैंक के हैं 20,000। तो करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ 2,00,000 रुपये। इसमें सब आगे देखो, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश और बैंक, टोटल हुआ 2,00,000। अब लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता और ना ही नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है यहाँ पे 70,000 है। क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल दोनों का टोटल बैंक ओवरड्राफ्ट का है 30,000। तो 70,000 प्लस 30,000 मिलके हुए 1,00,000। अब जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको ऊपर लिख देंगे 2,00,000 और लाइबिलिटीज़ को नीचे लिख दिया जाएगा 1,00,000। तो 2,00,000 में 1,00,000 का भाग लगाया तो आंसर क्या आ रहा है 2:1। 2:1 एक आदर्श स्थिति होती है जिसमें ये माना जाता है कि अगर संपत्तियां 1 गुनी है तो उसकी दायित्व 1 गुना है तो उसको भुगतान करने के लिए संस्था के पास दुगनी मात्रा में चालू संपत्तियां उपस्थित हैं।